महाराष्ट्र के विदर्भ जिले में कृष्णा नाम का किसान था जो धान की खेती करता था। विदर्भ हमेशा से ही अकालग्रस्त रहता आया है और इस साल भी बारिश का नामो निशान नहीं था। ऐसे ही चलता रहेगा तो हमारे जैसे गरीब किसानों के पास आत्महत्या करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचेगा। अरे धनी, ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकाला करो। हे भगवान। उमा, तू ही बता, मैं करूं तो क्या करूं? पूरी मेहनत से खेत में काम करता हूं और फिर भी अकाल के कारण अनाज नहीं हो पाता। मेरा तो जीना ही बेकार है। अपने परिवार का पेट तक नहीं भर सकता हूं मैं। मेरा तो मर जाना ही अच्छा है। धनी, ऐसी बेफजूल की सोच अपने दिमाग में मत लाओ। कुछ न कुछ रास्ता जरूर होगा। अब क्या हम लोगों के घर जाकर काम करें? बाबा, मेरे पास एक रास्ता है। कैसा रास्ता? माँ, तुम्हारे पापड़ गांव में सबको पसंद आते हैं, है ना? हाँ, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर पापड़ बनाएं और बेचें? इससे हमें कुछ पैसे भी जरूर मिल जाएंगे और बाबा की मदद भी हो जाएगी। ये मुझे पहले क्यों नहीं सूझा? इसका मतलब तू पापड़ बनाकर बेचेगी? किसी के घर में जाकर काम करने से तो अच्छा ही है ना? कृष्णा उमा की बात मान गया। अगले दिन से उमा और कमला ने घर में पापड़ बनाना शुरू कर दिया। सारे पापड़ बनाकर उन्होंने कृष्णा को दिया। जाकर इसे बाजार में बेच दो। कृष्णा उन पापड़ों की टोकरी लेकर बाजार गया। वहां वो पापड़ बेचने लगा। कुछ औरतों ने कृष्णा के पापड़ खरीदे। अब ये बाकी के पापड़ कल बेचूंगा। वो जब घर लौटा तो खुश था। लगभग सारे पापड़ बिक गए। भगवान की कृपा है। बाकी जो बचे हैं वो मैं कल बेच दूंगा। अगले दिन जब कृष्णा पापड़ लेकर बाजार गया तो उसके आते ही भीड़ लग गई। भाई, आपके पापड़ तो कमाल हैं। कल मैं थोड़े लेकर गई थी, सभी ने चाव से खाए। आज मुझे ज्यादा चाहिए। और देखते ही देखते कृष्णा के सारे पापड़ बिक गए। उसने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को ये सब बताया। तेरे पापड़ ने तो धूम मचा दी है। ऐसा ही चलता रहा तो कमला जल्दी स्कूल जा पाएगी। उमा ने भगवान को धन्यवाद किया। और हाँ, आज से ज्यादा पापड़ बनाना। कुछ ग्राहकों को खाली हाथ वापस जाना पड़ा था। अब से माँ बेटी दिन भर पापड़ बनाया करती थी। जैसे ही ये पापड़ लेकर कृष्णा बाजार जाता, झटपट सारे पापड़ बिक जाते। एक दिन कृष्णा के ये पापड़ एक सेठ ने खरीदे। अगले दिन वो सेठ कृष्णा को ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंच गया। भाई, कल मैंने तुमसे पापड़ खरीदे थे। वाह, क्या स्वाद था उनका। धन्यवाद सेठ जी। मेरी कई दुकानें हैं शहर में। क्या तुम मुझे पापड़ सप्लाई कर सकते हो? पर सेठ जी, अभी तो हमारा व्यापार बहुत छोटा है। मेरी पत्नी और बेटी ही पापड़ बनाती हैं। तो क्या हुआ, ये पैसे रखो और कुछ औरतों को भी काम पर रख लो। सेठ का ऑर्डर और पैसे मिलते ही उमा ने और कई औरतों को काम पर रख लिया। उन सभी की दैनिक स्थिति उमा की तरह ही थी। दीदी, आप नहीं होती तो आज मेरे बच्चे भूखे ही सो जाते। इस अकाल ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। जिन गरीब औरतों को उमा और कृष्णा ने काम दिया था, वो सभी उन्हें दुआ दे रहे थे। कृष्णा और उमा ने कई गरीब औरतों और किसानों को काम दिया, जिससे उनके परिवार का गुजारा होने लगा। अब कृष्णा को पापड़ बेचने बाजार नहीं जाना पड़ता था और कमला स्कूल भी जाती थी। कृष्णा और उमा दोनों अपने व्यापार को बढ़ाने में जुट गए। शायद इन गरीब किसानों की दुआ ही थी जो देखते देखते उमा और कृष्णा का ये व्यापार बड़ा हुआ और अब उनकी एक फैक्ट्री थी जहाँ काफी औरतें काम किया करती थी। उमा को अपनी सफलता के लिए एक बड़ा सम्मानित अवार्ड भी मिला। आपने कई किसानों के परिवारों को बचाया है। आप लोगों को क्या कहना चाहेंगी? मुश्किल हालात जिंदगी में आते रहते हैं। मुश्किलों का सामना करना ही जिंदगी है।
तो आपने देखा, उमा जी का कहना है कि उनकी इस सफलता का राज है मुश्किल हालातों का डटकर सामना करना। अगर उस दिन कृष्णा और उमा अपनी परेशानी के सामने हार मान लेते तो आज वो किसी और की मदद ना कर पाते। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जो भी हो, हमें हमेशा लड़ते रहना चाहिए। मिताली, ये देखो, दूध की मलाई को ऐसे अच्छे से पकाकर उससे शुद्ध देसी घी बनाया जाता है। ठीक है दादी माँ। अचार बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम आम को बहुत अच्छे से सुखाएं। क्यों दादी माँ? क्योंकि अगर आम में थोड़ी भी नमी रह गई तो मसाले मिलाने के बाद स्वाद अच्छा नहीं होता। ठीक है दादी माँ, मैं समझ गई। इसी तरह मिताली अपनी दादी माँ से कई चीजें बनाना सीखा करती थी। मिताली को खाना बनाना बहुत पसंद था। समय बीतता गया और अब मिताली एक बहुत खूबसूरत युवती बन चुकी थी। दादी माँ ने मिताली की शादी एक बहुत ही होनहार युवक महेश से कर दी। मिताली और महेश एक साथ बहुत खुश थे। 1 साल बाद मिताली और महेश को 2 जुड़वा बच्चे हुए, जिनका नाम उन्होंने आलोक और आदित्य रखा। दोनों की अच्छी कट रही थी। महेश अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा रहा था। कुछ समय बाद मिताली की दादी माँ नहीं रही। उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। अब इस दुनिया में मिताली के अपने सिर्फ 3 लोग थे, महेश और उसके 2 बच्चे। मिताली ने अपने आप को संभाला और फिर अपने पति और बच्चों की परवरिश में उलझ गई। लेकिन शायद भगवान ने ही मिताली के जीवन में बहुत कम खुशियां लिखी थीं। महेश का एक घातक एक्सीडेंट हुआ जिससे उसने बिस्तर पकड़ लिया। मिताली को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने आप को और अपने बच्चों को संभाले। कुछ ही दिनों में उनके खाने के लाले हो गए। उनके पास दवाइयों के भी पैसे नहीं थे। और फिर एक दिन महेश ने भी अपना देह त्याग दिया। महेश की मृत्यु से मिताली पर जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। महेश घर का अकेला कमाने वाला था, जिसके जाने से घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। मिताली ने कभी भी काम नहीं किया था, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अगर अब मैं नहीं कमाऊंगी तो मेरे दोनों बच्चे भूख से मर जाएंगे। मुझे कमाना ही होगा, लेकिन मैं कैसे कमाऊंगी? मुझे तो कोई काम भी नहीं आता, ना ही मैं पढ़ी लिखी हूँ। मिताली इसी सोच में डूबी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक उसकी नजर घर में पड़े मर्तबान पे पड़ी। आचार, हाँ, मैं आचार बना के बेच सकती हूँ। मिताली ने आचार बनाना शुरू किया और जब उसका अचार बन गया, मिताली ने आचार को एक बड़े से मर्तबान में भर दिया। ये आचार मिताली बाजार ले गई। वहां चिल्ला चिल्ला कर मिताली ने आचार बेचा। कई लोगों ने मिताली से आचार खरीदा और जब शाम हुई तो मिताली अपनी पहली कमाई देखकर बहुत खुश हुई। उन पैसों से मिताली ने और आम खरीदे और अपने दोनों बच्चों के लिए कुछ खाने की चीजें भी। अगले दिन मिताली ने फिर आचार बनाया और फिर बाजार जाकर उसे बेचा। कुछ ही दिनों में मिताली का आचार पूरे शहर में चर्चा का विषय हो गया था और अब मिताली के आचार के लिए लोग कतार लगाया करते थे।
मिताली खुश थी क्योंकि उसे जरूरत से ज्यादा पैसे मिल रहे थे और उसके दोनों बच्चों का पालन पोषण बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा था। कुछ वर्षों में मिताली के दोनों बेटे बड़े हो गए और अब वो दोनों बड़े स्कूल में पढ़ने जाया करते। मिताली ने अचार बना बनाकर एक बड़ा घर बना लिया था और अब मिताली ने बाजार में एक बड़ी दुकान भी खरीद ली थी। अब वो अचार के साथ साथ अन्य कई चीजें भी बेचा करती थी। मिताली ने अपनी सहायता के लिए कई औरतों को काम पर रखा। इससे उन बेरोजगार गांव की गरीब औरतों को काम मिल गया और उनका भी जीवन बेहतर होने लगा था और मिताली दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। मिताली ने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का भी सहारा लिया। उसका छोटा सा व्यवसाय अब एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बन चुकी थी और उसकी बाजार की वो दुकान एक 4 मंजिला कंपनी बन चुकी थी। मिताली एक अनपढ़ गरीब विधवा से अब एक बड़ी कंपनी की मालकिन बन चुकी थी और अब जब रिपोर्टर ने उन्हें पूछा, आचार से आपने इतनी बड़ी कंपनी का सफर तय किया, मैडम क्या आप बता सकती हैं कि इसकी मुख्य प्रेरणा क्या थी? जरूरत। अगर मुझे कमाने की जरूरत नहीं होती तो ना मैं अचार बनाती और ना ही यह व्यापार बनता। मिताली मैडम, आपको अपनी इस साहस के लिए सलाम और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका ये व्यापार बहुत ही जल्द अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बने। तो मैडम, आपकी इस पूरी कहानी की सीख ये है कि कामयाब बनने के लिए लगातार मेहनत करने की ही जरूरत है। मिलकपुर नाम का एक सुंदर गांव था। गांव में साहिल नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। साहिल एक दिन काम से लौट रहा था तो उसकी नजर बिरजू पापड़ वाले की दुकान पर पड़ी। बिरजू के पापड़ पूरे गांव में फेमस थे। गिरजा रोजाना दाल आलू खाकर बोर हो गई होगी, क्यों ना आज उसके लिए पापड़ ले जाऊं? वो खुश हो जाएगी। साहिल दुकान पर गया और दुकान वाले से पापड़ मांगे। 100 रुपए हैं तुम्हारे पास? 100 रुपए तो नहीं है बिरजू भाई, 20 रुपए हैं। 20 रुपए में मैं एक पापड़ भी नहीं दूंगा। बिरजू भाई, पापड़ इतने महंगे भी नहीं हैं कि 20 रुपए में एक पापड़ भी ना मिल सके। मेरी दुकान पर प्रीमियम पापड़ मिलते हैं। तुम्हें सस्ते पापड़ चाहिए तो किसी घटिया दुकान से खरीद कर ले जाओ। अब जाओ यहाँ से, मेरा टाइम खराब मत करो। गांव में पापड़ की कोई और दुकान नहीं थी। साहिल उस दिन बहुत उदास होकर घर लौटा। उसकी पत्नी ने उसके चेहरे की उदासी भांप ली। क्या हुआ? क्या आज फिर से मालिक से झगड़ा हो गया? नहीं, ये बात नहीं है। साहिल अपनी पत्नी को पापड़ के बारे में सारी बात बताता है। मुझे खुश करने के लिए पापड़ खरीदना चाहते थे और खरीद नहीं पाए तो उदास हो गए। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसमें अच्छे के लिए क्या हुआ है? आपने बताया कि गांव में पापड़ की कोई और दुकान नहीं है। मैं बिरजू से अच्छे और सस्ते पापड़ बना सकती हूँ। हम अपनी पापड़ की एक दुकान खोल सकते हैं। तुम अपनी नौकरी छोड़ दो। पैसे भी तुम्हारा मालिक बहुत कम पैसे देता है। लेकिन दुकान खोलने के लिए शुरुआत में कुछ पैसे भी तो चाहिए। मैं अपने गहने बेच दूंगी। साहिल ने नौकरी छोड़कर अपनी पत्नी के साथ पापड़ की दुकान खोली। उसने अपनी दुकान पर स्वादिष्ट और सस्ते पापड़ बेचने शुरू किए। गांव का गरीब से गरीब आदमी भी साहिल की दुकान पर पापड़ का मजा ले सकता था। धीरे धीरे बिरजू की दुकान से ग्राहकों की संख्या घटती गई और साहिल की दुकान पर भीड़ बढ़ती गई। साहिल गांव में आने वाले साधु महात्माओं को फ्री में पापड़ खिला देता था। उस दिन साहिल को पापड़ क्या नहीं दिया, उसने अपनी दुकान खोलकर मेरा धंधा ही चौपट कर दिया। लेकिन वो चिंता ना करे, मैं भी उसकी जिंदगी चौपट कर दूंगा। बिरजू अमीर तो था ही। उसने कुछ चोरों को बुलाया और उन्हें पैसे देकर कहा, साहिल के घर डाका तो डालना ही है, साथ में उसके सारे पापड़ भी फोड़ डालने हैं। चोर साहिल के घर में घुस गए। पहले उन्होंने साहिल और उसकी पत्नी को बेहोश कर दिया।
फिर पैरों से कुचल कुचल कर सारे पापड़ फोड़ डाले और सारे पैसे उठाकर भाग गए। अगले दिन जब साहिल और गिरजा को होश आया तो उन्होंने देखा कि सारे पापड़ फूट चुके हैं और पैसे भी गायब हैं। साहिल और उसकी पत्नी दरवाजे पर बैठकर रोने लगे। उनके पास अब न पापड़ थे और न दोबारा धंधा शुरू करने के लिए पैसे। एक महात्मा साहिल के घर आए। तुम्हें शायद याद नहीं होगा, पर उस दिन मैं बहुत भूखा था तो तुमने मुझे मुफ्त में पापड़ खिलाया था। उस दिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं था, पर आज मैं तुम्हें एक पौधा देना चाहता हूँ। इसे अपने आंगन में लगा लो। साहिल ने महात्मा द्वारा दिया गया पौधा जैसे ही जमीन में गाड़ा, वह एकदम से बड़ा हो गया और उस पर पत्तों की जगह पापड़ लगे हुए थे। गिरजा ने एक पापड़ तोड़ा और खाकर देखा। इतना स्वादिष्ट पापड़ तो मैं कभी बना ही नहीं पाती थी। पेड़ से पापड़ कम नहीं होते थे। अगर एक पापड़ तोड़ दिया जाता तो उसकी जगह दूसरा पापड़ आ जाता। लगता है ये कोई जादुई पापड़ का पेड़ है। साहिल ने उन महात्मा को ढूंढा, लेकिन वे गायब हो चुके थे। साहिल ने आंगन में ही दुकान खोल ली और उसका पापड़ का धंधा पहले से भी दोगुनी गति से चलने लगा। बिरजू को पापड़ के पेड़ के बारे में पता चला। इस बार तो चोरों को पैसे देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पेड़ तो मैं खुद ही जाकर काट डालूंगा। बिरजू रात के 2 बजे चुपके से साहिल के आंगन में गया और पेड़ काटने लगा। जब लगभग आधे से ज्यादा पेड़ कट गया तो साहिल ने देखा कि पेड़ उसी की तरफ झुका जा रहा है। बिरजू दूसरी दिशा में गया तो पेड़ दूसरी दिशा में झुक गया। ये कैसा पेड़ है? जिधर मैं जा रहा हूँ उधर को ही झुका जा रहा है। 3 तक गिनती करूंगा, फिर इसे छोड़कर सीधे भाग लूंगा। 1, 2, 3। बिरजू बड़ी तेजी से भागा, लेकिन पेड़ सीधे उसके ही ऊपर गिरा। अरे मर गया रे! कोई बचाओ! मैं पेड़ के नीचे दब गया। कोई बचाओ मुझे! बिरजू की आवाज सुनकर साहिल, उसकी पत्नी और गांव वाले इकट्ठे हो गए। वे समझ गए कि बिरजू ने पेड़ काटा और पेड़ उसी के ऊपर गिर गया। मुझे माफ कर दो साहिल, मैंने तुम्हारा पेड़ काटा, तुम्हारे घर डाका भी डलवाया। मुझे माफ कर दो। गांव वालों, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। गांव वालों, मुझे इस पेड़ से बाहर निकाल दो। हम तुम्हें एक ही शर्त पर पेड़ के नीचे से निकालेंगे कि तुम ये गांव छोड़कर चले जाओगे। गांव वालों ने जैसे ही बिरजू को पेड़ के नीचे से निकाला, पेड़ अपने आप ही दोबारा खड़ा हो गया। बिरजू गांव छोड़कर चला गया और साहिल खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। एक गांव में सोनम नाम की एक लड़की अस्पताल के बाहर छोले बेचा करती थी। गर्मा गर्म छोले ले लो, चना जोर गरम बाबू, मैं लाई मजेदार चना जोर गरम। इसमें डाला है बढ़िया मसाला, इसे खाएगा दिल वाला। ले लो चना जोर गरम। सोनम के छोले खूब बिका करते थे। अस्पताल के मरीज जब ठीक होकर बाहर आते तो वे एक बार सोनम के छोले जरूर खाते। अस्पताल के बाहर पिंकी नाम की एक पापड़ बेचने वाली भी आती थी। पिंकी के पापड़ कम बिका करते थे, इसलिए वह सोनम से बहुत चिढ़ती थी। गर्मा गर्म छोले, सड़े बुरे छोले, पता नहीं कितने दिन पुराने बासी छोले उठा लाती है ये सोनम सड़ेलिया। मेरे छोले तेरे गंदे सड़े पापड़ों से तो अच्छे ही हैं। सच बता, कितने दिनों से नहाई नहीं है? सोनम शाम को घर लौटकर अपनी बूढ़ी बीमार माँ की सेवा किया करती थी और उसे दिन भर की बातें भी सुनाती। अम्मा, आज एक अमीर ग्राहक ने मुझे 100 रुपए की टिप दी। ये क्या होता है? जब कोई खुश होकर कुछ एक्स्ट्रा पैसे देता है तो उसे ही टिप कहते हैं। बेटी, तू अपनी शादी के लिए कोई लड़का ढूंढ ले। मैं तो कहीं उठकर जा भी नहीं सकती। पहले तुम पूरी तरह स्वस्थ तो हो जाओ, तब मैं अपनी शादी कर लूंगी।
सोनम की माँ का स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता गया। एक दिन उसे अपनी माँ को लेकर अस्पताल जाना पड़ा। पिंकी यह देखकर बहुत खुश हुई। सोनम की अम्मा अस्पताल में है, वो अब छोले बेचने नहीं आ पाएगी। तब तक मैं छोले का धंधा जमा लेती हूँ, ऐसा बढ़िया मौका फिर नहीं मिलेगा। पिंकी ने पापड़ बेचना छोड़ दिया और छोले बेचने लगी। लेकिन पिंकी के छोले का स्वाद लोगों को पसंद नहीं आया और पापड़ की तरह उसके छोले भी बहुत कम बिके। उधर सोनम की माँ की तबीयत ठीक हो गई और वह दोबारा छोले बेचने आ गई। सोनम के वापस आते ही उसके पास ग्राहकों की भीड़ लग गई। मैंने छोले बेचे तो किसी को पसंद नहीं आए, और इस सड़ेलिया के छोले देखो, लोग कैसे लपालप खा रहे हैं। इसे और इसके ग्राहकों को मजा चखाना पड़ेगा। पिंकी चुपके चुपके सोनम पर नजर रखने लगी। एक दिन जब सोनम अपनी छोले की टोकरी बाहर रखकर टॉयलेट के लिए अंदर गई तो पिंकी ने उसके छोलों में खुजली की दवा मिला दी। उस शाम जिसने भी छोले खाए वह खुजली से परेशान हो गया। इस लड़की के छोले खाने से खुजली हो रही है, भगाओ इसे यहाँ से। लोग सोनम को अस्पताल के बाहर से भगा देते हैं। पिंकी यह सब देखकर बहुत खुश होती है। अब आया ना मजा। सोनम वीरपुर जाने वाली सड़क किनारे बैठकर रोने लगी। अब मैं अपनी माँ का इलाज कैसे कराऊंगी? सोनम के पास एक बुढ़िया खाना मांगने आई। बेटी, अपनी टोकरी से कुछ छोले मुझे दे दो, बहुत भूख लगी है। अम्मा, ये छोले मत खाओ, इनमें किसी ने कुछ मिला दिया है। मेरे पास 100 रुपए हैं, चाहो तो ये ले जाओ, कहीं से खाना खरीद कर खा लेना। सोनम ने बूढ़ी औरत को अपना 100 का नोट दे दिया। बूढ़ी औरत ने छोलों के ऊपर अपना हाथ किया, कुछ प्रकाश हुआ, फिर वह बूढ़ी औरत चली गई। सोनम खुजली वाले छोले लेकर घर पहुंची। उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। ला, एक चम्मच छोले मैं खाकर देखती हूँ, पता लग जाएगा कि इससे खुजली हो रही है या नहीं। माँ ने 1 चम्मच छोले खाए। छोले खाते ही सोनम की माँ एकदम स्वस्थ हो गई। बेटी, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मुझे कहीं खुजली भी नहीं हो रही है। लगता है तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी। तुम इन्हीं छोलों को कल दोबारा बेचने जाना। सोनम अगले दिन ही छोले लेकर अस्पताल के बाहर पहुंची। अस्पताल के बाहर ये बात फैल गई कि एक लड़की जादुई छोले बेच रही है, जिसके छोले खाने से कोई भी बीमारी ठीक हो जा रही है। सोनम के पास रोगियों की भीड़ उमड़ने लगी। लोगों ने उसे 2 गुने 3 गुने पैसे दिए और छोले खाए और सभी स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए। पिंकी को भी यह बात पता लगी। जादुई छोले, ये क्या पागलपन है, जरा मैं भी तो खाकर देखूं। पिंकी ने भी सोनम के छोले खरीदे। जैसे ही उसने छोले खाए उसे भयानक खुजली होने लगी। अरे अरे अम्मा, मर गई रे, ये क्या हो रहा है? हर जगह बहुत खुजली हो रही है। मर गई रे, मर गई। सोनम ने देखा कि बूढ़ी औरत जिसे उसने 100 का नोट दिया था दूर खड़ी मुस्कुरा रही है। सोनम समझ गई कि जादुई छोले उसी बूढ़ी अम्मा का चमत्कार है। बूढ़ी औरत पिंकी के पास गई और उससे बोली, क्या अब भी तुम कभी दूसरों के सामान में कोई उल्टी सीधी चीज तो नहीं मिलाओगी? अगर तुम वादा करो तो मैं तुम्हारी खुजली ठीक कर दूं। हाँ हाँ हाँ, मेरी खुजली जल्दी से ठीक करो। मैं वादा करती हूँ, आगे से कोई शरारत नहीं करूंगी। औरत पिंकी को ठीक कर देती है और गायब हो जाती है।